हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम फोर्थ चैप्टर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉरेंट्ज फोर्स, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड एंड बायो-सावर्ट्स लॉ एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। और इसके अंदर हम एक और टॉपिक स्टडी करेंगे, वो होगा वेलोसिटी सेलेक्टर। और अभी तक जो हमने लास्ट वाले लेक्चर में, जो फर्स्ट लेक्चर था अपना, वहां पर मैग्नेटिज्म के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में ही हमने डिस्कशन किया था। और उतना बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ लोगों को हो सकता है पहले से आता हो और कुछ को हो सकता है वहां पर ही सीखा हो, अलग बात है। और लेकिन वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हमने जो एक लर्निंग ली थी उस लेक्चर में, वो था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है अलग अलग वजह से जो होता है, जैसे डायपोल्स के कारण मैग्नेटिक पोल्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसकी डायरेक्शन हमने लर्न की थी वहां पर, जो नॉर्थ पोल से अवे होती है, साउथ पोल के टुवर्ड्स होती है। और जो करंट कैरिंग लूप है या करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, उनके कारण भी हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर की थी लास्ट वाले लेक्चर में। तो अगर जिनको थोड़ा सा डाउट है तो वो लास्ट वाला लेक्चर रेफर कर सकते हैं, जो लेक्चर नंबर 1 है। अभी हम यहां पर उससे थोड़ा आगे का काम करेंगे, चैप्टर का काम करेंगे। फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, बार मैग्नेट के बारे में डिस्कशन किया था। और मैग्नेटिक लूप के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, डायपोल के कारण या बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, उन सब चीजों के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था। और आज का अपना जो लेक्चर के टॉपिक्स रहेंगे, लेक्चर का डिस्कशन रहेगा, वो लॉरेंट्ज फोर्स, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी सेलेक्टर भी स्टडी करेंगे, बायो-सावर्ट्स लॉ एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। ये अपने आज के यहां पर टॉपिक्स रहेंगे। आज के टॉपिक्स में अपने पास मेन जो डिस्कशन है मैं वो यहां से स्टार्ट करूंगा कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक चीज देखी होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या हो रहा था, अपने पास जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको हम ऐसे सिंपल एरोज से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर रखा होता है, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होता था F। और नेगेटिव अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था। यहां पर इस फील्ड को आप जो वैल्यू बताओगे आप लिखोगे Q इंटू ई, और यहां पे जो आपके पास वैल्यू है F के लिए वो होगा Q इंटू ई। ये दोनों का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड की तरह आपने बताया है, अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखें, वेक्टर डायरेक्शन के साथ लिखें, तो यहां पर फोर्स वेक्टर है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो यहां पे प्लस साइन ही रहेगा, या आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है जो अपनी एरोज की तरफ है। लेकिन इस वाली कंडीशन में जब आप इसको देखते हो तो आपके पास लगने वाला जो फोर्स है, इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो यहां पर वेक्टर लगाने के बाद आपको यहां पे एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो ये आपका एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब हो गया जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हो। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका एक चीज ध्यान दे रहे होंगे, एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये या तो सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है यहां पर, वो कंप्लीटली 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन से हमारा काम अच्छे से हो रहा था। तो हमें वहां पर ज्यादा इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अभी हमें क्या करना है, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको पता, मैं आपको पहले बता देता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर फोर्स लगेगा, वो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, और साथ ही साथ वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो सकती है, और वेलोसिटी से फिर से परपेंडिकुलर फोर्स हो सकता है, जो मैग्नेटिक फील्ड
एंड वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो हमें यहां पर मेन बात यह है कि हमें यहां पर 3 डायमेंशनल स्टडीज करनी है, 3 डायमेंशनल व्यू लेके चलना है। तो 3 डायमेंशनल व्यू के लिए हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा कि एक हमें यहां पर जैसे 3 डायमेंशनल व्यू में से एक तो हम एक्स डायरेक्शन को, एक्स एक्सिस को यूज कर लेंगे, एक हम यहां पर वाई एक्सिस को यूज कर लेंगे। अब हमें थर्ड जो डायमेंशन है वो लेनी होगी जेड, जो इस बोर्ड के प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। मैं यहां पर बोर्ड यूज कर रहा हूं तो बोर्ड के प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन में, और आप लोग यहां पर अपनी नोटबुक में नोट करते हैं तो वहां पर आपकी नोटबुक के पेज के आउटवर्ड डायरेक्शन में। सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहां पर जस्ट इसके ऑपोजिट एक नेगेटिव एक्स एक्सिस और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव वाई एक्सिस, और बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड देयर विल बी नेगेटिव जेड एक्सिस। इतनी चीजें आप ऑलरेडी यहां से अब मैं आपको बता चुका हूं। क्योंकि जब हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को हम शॉर्ट में मैं एम फील्ड भी लिख सकता हूं, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पर जो डायरेक्शंस होगी वो या तो इनवर्ड हो सकती है, और इनवर्ड डायरेक्शन को हम लिखेंगे यहां पर क्रॉस से, और यहां पर इसकी डायरेक्शन हो सकती है आउटवर्ड, और आउटवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, यहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। और ये जो डायरेक्शन है मेरी अकेले की बनाई हुई नहीं है, ये हम इसको आप एज ए स्टैंडर्ड डायरेक्शन यूज कर सकते हो अपने एग्जाम्स के लिए, टीचर्स को बताने के लिए, और कहीं पर भी सिंपल जनरल फिनोमिना यही है, हर आदमी इसको स्टैंडर्ड तरीके से यूज करता है, तो ये आप यूज कर लोगे। अब हम आगे बात करते हैं लॉरेंट्ज फोर्स के लिए। जो लॉरेंट्ज फोर्स है ये क्या होता है इसके बारे में बात करो तो देखो, अभी हमने ये देखा था जो हमारे पास अलग अलग फोर्स आ रहे थे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देख लिया था। अब हमारे पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बारे में देखेंगे। तो लॉरेंट्ज फोर्स होता है अगर आपके पास किसी भी एरिया में, किसी भी रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों है, तो उस कंडीशन में आपके पास अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है, कौन सा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, और मूविंग चार्ज होना चाहिए, मूविंग चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पे ये फील्ड, ये फोर्स नहीं लगता है, जीरो हो जाएगा फोर्स, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं पर है तो उस फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q मोशन अगर कर रहा है v वेलोसिटी से, v इसकी वेलोसिटी हो गई, v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, और उस फोर्स की वैल्यू होगी F इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड Fm प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड Fe। ये दोनों फोर्स लगाएंगे, दोनों ही फील्ड यहां पर इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएंगे, और उस फोर्स की वैल्यू होगी Fm, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होगी यहां पर Q इंटू वी क्रॉस बी, Q इंटू वी क्रॉस बी, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स होगा, प्लस Q इंटू ई, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। अब यहां पर आप ये देखोगे कि इसका रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा। तो आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स एक अपने आप में वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फोर्स अपने आप में वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन है, तो इनकी रिजल्टेंट जो भी डायरेक्शन आएगी उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वेक्टर कैलकुलेशन, वेक्टर अलजेब्रा से आप यहां पर इसकी डायरेक्शन और नेट मैग्नीट्यूड आप इसका कैलकुलेट कर सकते हो। वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आपको यहां पर ये देखना है कि लॉरेंट्ज फोर्स इज अ फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा, वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उसी को आपने क्या कह दिया, लॉरेंट्ज फोर्स कह दिया। अब यहां पर एक ये भी तो कंडीशन हो सकती है कि इफ E इज इक्वल्स टू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर आप जीरो कर देते हो या जीरो हो जाती है, तो यहां पर जो भी फोर्स बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स बचेगा, मैग्नेटिक फोर्स बचेगा।
और उसकी वैल्यू क्या है, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा Q इंटू वी क्रॉस बी से, Q इंटू वी क्रॉस बी। अब आप यहां पे देख पा रहे हो जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है किसके, मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो वहां पर V क्रॉस B आ रहा है। तो V एक क्या है, V वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप यहां पे देखोगे V इज ए वेक्टर, जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी एक क्या है, वेक्टर, और इन दोनों वेक्टर्स का यहां पर क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। और क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है हमेशा वो भी क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट भी क्या आता है, ये भी वेक्टर आता है। और इस क्रॉस प्रोडक्ट के वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको आप यहां पर आपके सामने रूल होता है, उस रूल से आप इस क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर लोगे। कहने का मतलब यह है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा जो आपके सामने है, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा V क्रॉस B की डायरेक्शन में होगी, V क्रॉस B की डायरेक्शन में होगी। और V क्रॉस B, जैसे कि आप वेक्टर प्रोडक्ट करते हो A क्रॉस B, जब आपके पास ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये दोनों के बीच में थीटा है, तो इनकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हो आप, इनकी वैल्यू आप लिखते हो ए बी साइन थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और एन कैप इस वेक्टर की यूनिट वेक्टर लगा देते हो, और इस वेक्टर की डायरेक्शन निकालते हो आप इससे। फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ फिंगर रोटेट करोगे तो जो थंब आपका आएगा ये होगा डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट होगा ना उसकी डायरेक्शन होगी। और दिस लॉ इज नॉन एज ए राइट हैंड थंब रूल। आप इसको राइट हैंड थंब रूल से भी कैलकुलेट कर सकते हो। कुछ लोग यहां पर स्क्रू ड्राइवर्स को रोटेट करते हैं तो स्क्रू रूल यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका इजी वे में हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं आपको एक और थोड़ा सा इजी वे बता दूंगा यहां पर कैसे होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो सबसे प्राइमरी इसका जो लॉ होता है वो क्या है, राइट हैंड थंब रूल। V फर्स्ट वेक्टर है, B सेकंड वेक्टर है, तो फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ आप अपने फिंगर्स को रोटेट करोगे तो जो थंब होगा, थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सीधी सी बात है, V क्रॉस B की डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब यहां पर एक चीज आ जाती है कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इसको बता कैसे सकता हूं। तो देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ना FM, वही हमारे पास यहां पे क्या हो गया, अब फोर्स हो गया, और वो हो गया Q इंटू V क्रॉस B। अब हम यहां पर इस फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इंटू V इंटू B साइन थीटा। V क्रॉस B को V भी साइन थीटा लिख सकते हो। और यहां पर इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, या फिर आप इसको राइट हैंड पाम रूल, इससे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डायरेक्शन से। राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल से भी आप इसको बता सकते हो। अब राइट हैंड पाम रूल क्या, ये नया आ गया, ठीक है ना, तो इसके बारे में भी बताऊंगा मैं। अभी हम राइट हैंड थंब रूल को अभी आपको पहले से पता है, ऑलरेडी आप जानते हो, पढ़ा हुआ आपका अच्छे से। तो अब यहां पर देखो ये इसका मैग्नीट्यूड QVB साइन थीटा, ठीक है। अब आपको पता है इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, यहां पे V एंड B आर पैरेलल। पैरेलल का मतलब अगर जो मोशन है वो मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है, अगर हमारे पास मोशन, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो आपके पास जो V है वो भी इसी डायरेक्शन में है। उस कंडीशन में अगर हमारे पास ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इनसाइड है, ऐसे है, तो मोशन भी इसके इसी की डायरेक्शन में है। तो इस टाइप की जो कोई कंडीशन आएगी, मोशन इज अलोंग द बी, मोशन इज अलोंग द बी, और डायरेक्शन ऑफ v जो कि वेलोसिटी है, दिस इज ऑल्सो अलोंग द बी। तो उस कंडीशन में साइन 0 इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाता है 0।
तो आपके पास फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा क्यू वी बी इंटू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो. नो फोर्स इज एट ऑल, नो फोर्स इज एप्लीकेबल इन दिस केस. फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, जीरो हो गया. देन अगर हम बात करें राइट हैंड पाम रूल इसके नेक्स्ट एंगल के लिए, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90, 90 का मतलब अगर दोनों परपेंडिकुलर हो. जैसे अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, यह आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और हमारे पास V इस डायरेक्शन से एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, B इधर से जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या आ गया, साइन 90, साइन 90 इज इक्वल्स टू 1 और F की वैल्यू हो जाएगी क्यू वी बी. एक बात बताओ, इस साइन थीटा की वैल्यू क्या कभी भी 1 से ज्यादा हो सकती है? साइन की वैल्यू मिनिमम नेगेटिव में -1 और पॉजिटिव में 1, तो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती. तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ना, इस केस में क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया. फोर्स का मैग्नीट्यूड यहां पे मैक्सिमम हो गया, इस बात का ध्यान रखना. और ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट काम करेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है. और अगर इफ अब क्या हो जाएगा, एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंटी पैरेलल, अगर मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपका फिर से साइन 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से फिर से साइन 180 इज इक्वल्स टू 0 और आपके पास F इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू वी बी इंटू जीरो इज इक्वल्स टू 0. तो चाहे आपके पास डायरेक्शन सेम हो या डायरेक्शन ऑपोजिट हो, चाहे पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, फोर्स की वैल्यू दोनों ही केस में क्या है, 0 है. लेकिन अगर फोर्स मोशन मैग्नेटिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर है, तो उस कंडीशन में आप देख सकते हो कि यहां पे जो फोर्स है आपका वो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा. जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा. तो इस कंडीशन को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे और ये हमारे अभी इसके आगे का जो टॉपिक होगा वहां पे यही काम में आएगी आपके पास, कि जब 90 डिग्री अगर है एंगल, तो आपके पास क्या बचेगा, 90 डिग्री अगर है एंगल, तो आपके पास ये मैक्सिमम फोर्स F इक्वल्स टू क्यू वी बी आ गया. ठीक है, तो ये काम हो गया. अब हम इसके बाद करते हैं आगे, ये अपने पास क्या हो गया, फोर्स हो गया. अब हम यहां पर पाम रूल की बात करते हैं, ये कैसे होता है. देखो, आपके पास कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड के लिए ज्यादातर मैं आपको बता देता हूं, हम या तो इनवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंटेशन होगा या आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा. तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया. और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल बाहर से एंटर कर रहा है, सपोज इस डायरेक्शन से, ये v वेलोसिटी हो गई और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हो गया. तो यहां पर हमें अपनी राइट हैंड की पाम लेनी है और इस राइट हैंड पाम को आप अपने जो फिंगर्स है ना, ये फिंगर्स को डायरेक्शन देनी है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग. ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग डायरेक्शन हो गई. और जो आपका थंब है, थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. थंब जो है ना, ये आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड डायरेक्शन में हो गया. और जो आपकी पाम की जो डायरेक्शन है, दैट विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सिंपल सी बात है, दिस पाम विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो आपके पास अब यहां पर फोर्स की डायरेक्शन क्या आ गई, इस जगह पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आ गया. तो यहां पे देखो तीनों डायरेक्शन काम आती है. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड, वेलोसिटी इस साइड में है प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, और आपके पास ये क्या आ गया, इधर मैग्नेटिक फील्ड आ गया. इस तरीके से ये हो गई राइट हैंड पाम रूल. ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको राइट हैंड पाम रूल बताया, अगर इस चीज को हम राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट करें तो क्या सेम डायरेक्शन आएगी क्या, बिल्कुल सेम आनी चाहिए. तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ अपने फिंगर्स को रोटेट करो. तो फर्स्ट वेक्टर कौन है, वेलोसिटी. सेकंड वेक्टर कौन है, मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में है ना, याद रखना इस चीज को, इधर है, अंदर की तरफ है. तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई. ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी, लेकिन
मैग्नेटिक फील्ड में अगर ऐसे हुई मान लो और हमने रोटेट किया तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रोटेट थोड़ा हुआ, नहीं हुआ। इस डायरेक्शन में अगर हमने करेंगे वेलोसिटी को तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब इधर रोटेट हो गया मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो ये आपका थंब क्या करेगा, फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। ये राइट हैंड थंब रूल में है। और राइट हैंड पाम रूल में क्या है, राइट हैंड पाम रूल में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या, फिंगर्स रिप्रेजेंट करती है। वेलोसिटी कौन, थंब रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और जो आपकी पाम की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगा, वो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। सिंपल सी चीज है, इतनी आसान चीज आपको समझना है कि राइट हैंड पाम रूल काफी इजी पड़ता है, इसलिए हम इसको बार बार स्टडी करते हैं। तो आपका अलग अलग एंगल्स के साथ ये फोर्स की वैल्यू आ गई। ये चीज आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत इजीली आ सकती है, कंपटीशन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है, नीट जैसी एग्जाम में, और आपकी जो कोई डिफेंस जैसी है कोई एग्जाम हो, या फिर जहां पे कोई साइंस बैकग्राउंड की सीयूईटी जैसी एग्जाम हो, वहां पे ये सब चीजें बहुत इजीली आ सकती है। लेकिन इसके बाद जो आपकी थ्योरेटिकल एग्जाम है वहां पर तो इजीली कोई भी चीज आ सकती है, वहां पर इतना छोटी चीज नहीं पूछी जाएगी, वहां पर फिर बड़ी चीज पूछी जाएगी। कोई डेफिनेशन पूछ लिया, फिर आपको कंडीशन पूछ ली कि मैक्सिमम फोर्स कब होगा, थीटा इक्वल्स टू 0 पे फोर्स कितना होगा, थीटा इक्वल्स टू 180 पे या 270 पे फोर्स कितना होगा। तो आपको ये चीजें यहां पे आनी चाहिए इस चीज के लिए, लॉरेंट्ज फोर्स से रिलेटेड। ये इतना ही है। अब हम आगे बात करते हैं हमारे पास मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसका जो मेन जो काम होता है वो तो इसी के अंदर होता है, इसका जो मेन काम है वो तो यहीं पर होगा। आप जब इसको देखोगे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे पास मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के बारे में। तो हमें यहां पर सबसे पहले दो टाइप की मोशन लेनी होगी, दो टाइप की हम बात करेंगे। उसमें से सबसे पहले हम जो ले रहे हैं, इफ कंडीशन हो जाएगी हमारे पास, इफ पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर, मतलब थीटा इक्वल्स टू 90 टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो हम हमारे पास हम क्या ले लेते हैं, ये अपने पास सपोज कोई ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको थोड़ा सा हम अलग कलर में लेते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आपसे कोई पूछे तो कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है -z, ओके, दिस इज बी, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब हम बात कर रहे हैं मोशन। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, यहां से एंटर करके सपोज मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये v वेलोसिटी है, यहां पे ये मोशन कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसके ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, इसके ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा आपको ये बताना है। सिंपल है, राइट हैंड पाम रूल। अब राइट हैंड पाम रूल से हमारी जो फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, जो इनसाइड है, थंब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगा, और फोर्स ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ लग जाएगा पाम की डायरेक्शन में। तो यहां पर जो फोर्स है ना, फोर्स हमारा लगा इस डायरेक्शन में, फोर्स हमारा यहां पर इस डायरेक्शन में काम हुआ फोर्स का। तो इस डायरेक्शन में फोर्स होने के कारण हमारे पास जो ये पार्टिकल है, वो पार्टिकल इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, क्योंकि जब भी मोशन एंड फोर्स दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा पार्टिकल, ठीक है। फिर दूसरी बात, अब यहां पे अगर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन देखेंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई अपवर्ड डायरेक्शन में, ये v हो गया इस पॉइंट पे, और फोर्स फिर से लॉ लगाओ, फोर्स लगेगा इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड फिंगर्स की तरफ, ये आपकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो गई यहां पे, ठीक है। और
अब हमें देखना है इस डायरेक्शन में ऐसे, तो ये क्या हो गया आपका, फोर्स की डायरेक्शन अब इनसाइड आ गई। जो फोर्स की डायरेक्शन है ना, इधर आ गई। अब पहले ये एफ था, अब एफ यहां पे हो गया इस जगह पे, ठीक है। तो यहां पर आप अब देख सकते हो कि अब वेलोसिटी फिर से पार्टिकल फोर्स की डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा, तो ये इधर आने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में। बिल्कुल सही बात है। तो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई कि नहीं हो गई? अब यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन में फिर से आप पाम रूल लगाओगे, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर, और आपकी जो पाम है, जो थंब है, वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला। और अब पाम नीचे की तरफ हो गई तो फोर्स नीचे की तरफ हो गया। तो यहां पर आप देख पाओगे कि जो हमारे पास पार्टिकल इस डायरेक्शन में घूम के आ जाएगा, ठीक है, यहां पे। अब आप देखोगे वो वेलोसिटी की डायरेक्शन अब नीचे आ गई, नीचे की तरफ हो गई, ठीक है, ये लो। अब क्या होगा, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नीचे है और इनवर्ड है, वेलोसिटी अब नीचे हो गई। नीचे वेलोसिटी होने के कारण अब ये नीचे हो गया और पाम अंदर की तरफ आ गई। तो यहां पे जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा, और इस जगह पे आप अगर देखोगे तो यहां पर ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहां पर एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन होगी चार्ज पार्टिकल की। और ये मैंने आपको जितना भी डिस्कशन बताया है, जितनी भी डायरेक्शन बताई है, वो सब किसके लिए बताई है? दिस इज फॉर प्लस क्यू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए बताई है। अगर ये नेगेटिव होगा तो फोर्स की डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी। कैलकुलेशन में अगर इनसाइड आ रही है ना, मतलब कि कह सकते हो आप कि अगर अपवर्ड आ रही है तो फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के लिए डाउनवर्ड हो जाएगी। आप कैलकुलेशन सारी क्या करो, पॉजिटिव चार्ज के लिए करो। अगर नेगेटिव चार्ज पूछा है उसको ऑपोजिट कर दो डायरेक्शन के लिए, काम खत्म आपका, बहुत इजी हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात कर रहा हूं कि यहां पर ये जो मैंने डायरेक्शन आपको बताई है ना, ये उस कंडीशन में बताई है जब पार्टिकल इस मोशन यहां पे कर रहा है, इसके अंदर कर रहा है। अगर मान लो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस टाइप से, कोई डिब्बे के अंदर इस टाइप का कोई मैग्नेटिक फील्ड है सपोज, है ना, इसके अंदर कोई ये मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री आपके पास ये आ गई यहां पे। तो इस कंडीशन में जैसे ही अगर कोई पार्टिकल एंटर करेगा उसके ऊपर फोर्स तुरंत लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको अगर कोई बोले इस डायरेक्शन में, तो एक्चुअल ट्रेजेक्टरी ये तो कब की है, जब वो अंदर है ऑलरेडी और वहां पे मूव कर रहा है। लेकिन अगर बाहर से अंदर अगर एंटर करेगा तो जैसे ही एंटर करेगा यहीं से उसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो ये जो पार्टिकल है ना, ये ऐसे मोशन करेगा, और अगर फोर्स ज्यादा तेजी से लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, पार्टिकल का मास बहुत कम होगा, तो ये पार्टिकल मोशन जो है ना, ये ऐसे भी कर सकता है, मतलब यहां से गया और यहां से वापस बाहर आ गया, ऐसे भी हो जाएगा। ये सब चीजें किस पे डिपेंड करेगी, वो एंटर कर रहा है उस जगह पे काम करेगा। जैसे आपको बोले ना कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ड्रॉ द ट्रेजेक्टरी, तो वो जो ट्रेजेक्टरी है ना, वो इस तरीके से ड्रॉ करनी है आपको। अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जैसा लाइट चार्ज पार्टिकल आए तो वो तो बाहर निकल जाएगा तुरंत, क्योंकि उसके मास तो बहुत कम होता है और चार्ज होता है उसका। तो वहां पे फोर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए। ये कब आएगा, जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तब बात बताऊंगा आपको, ठीक है। यस, तो अब हम बात करते हैं इसके आगे की। यस, तो अब हम आगे इसका जो डेरिवेशन है वो देखते हैं, इसमें क्या क्या है। अब देखो हमारा टारगेट क्या होता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना, लास्ट में निकालेंगे इसका टाइम पीरियड, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी। ये चार चीजें हमें यहां पर कैलकुलेट करनी होती है। तो इसमें सबसे पहला हम यहां पर देखेंगे ये मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन पार्टिकल, पार्टिकल का चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है इसका, क्यू कुलाम, ओके। तो आप ये देखोगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन क्यू
चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा इसके ऊपर, एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, ये आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि यहां पर आएगा क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी कितने कंसिडर कर रखी है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो साइन 90 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई क्यू वी बी, इतना आ गया। ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आ गई। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इनसाइड होता है, जो इसको मोशन दे रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। और सर्कुलर मोशन में जो इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स लगेगा वो लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 2। अब बैलेंस कंडीशन के लिए दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर ये सर्कुलर मोशन करता रहे कंटिन्यूअस तो दोनों के लिए क्या होगा, इक्वल होगा। तो फॉर इक्विलिब्रियम एफ सी इज इक्वल्स टू एफ एम, तो दोनों को इक्वेट कर दो। यहां पे देखो एफ सी कितना है, एफ सी की वैल्यू है आपके पास एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एफ एम की वैल्यू है क्यू वी बी। तो यहां से देखो, अब पहले हम आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। वी की एक पावर से तो वी एक उड़ गया है ना, वी की एक पावर से वी कैंसल आउट हो गया। अब हम आगे इसको लिखते हैं आर इज इक्वल्स टू, आर को इधर ले आए, एम वी अपॉन क्यू बी। एक तो ये हो गया। एक हम यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं v की वैल्यू। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इज इक्वल्स टू क्यू बी आर अपॉन एम। हमने r की और v की दोनों वैल्यू एक साथ कैलकुलेट कर ली फॉर सेफ, इसको सेफ रखने के लिए, क्योंकि हमें काम में आएगी आगे ये, इसलिए मैंने दोनों वैल्यूज यहां पे कैलकुलेट करके मैं रख लेता हूं। फिर है हमारे पास कि अब यहां पर टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड ऑफ क्यू, क्यू फॉर चार्ज पार्टिकल। इस चार्ज पार्टिकल को यहां पे सर्कुलर मोशन करने के लिए टाइम पीरियड कितना चाहिए, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी, यही तो है। तो यहां पर टाइम की वैल्यू स्पीड या वेलोसिटी, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस कितनी है, सर्कुलर मोशन के लिए डिस्टेंस कितनी होगी, टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट पूरा करने के लिए जितना टाइम चाहिए होगा वो होगा टाइम पीरियड। और डिस्टेंस, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितनी होगी, आप कहोगे 2 पाई आर होगी। और नीचे आ गया आपके पास v, जो वेलोसिटी है, स्पीड जो भी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड हो जाएगी, तो आपके पास स्पीड v आ गई। अब यहां पे आप 2 पाई आर अपॉन वी में या तो आप आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो या वी की कर दो, दोनों में से कोई एक वैल्यू करनी है। दोनों अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर गलती क्या होगी, दोनों कट के वापस सेम यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो फिर कहोगे सर आपने फिर दोनों कैलकुलेट करके क्यों रखी, मैंने क्या कहा था, सेफ रखने के लिए, हमें फ्यूचर में भी काम आएगी, ठीक है। तो आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है, एग्जाम में भी आपको ये जो रेडियस वाला फॉर्मूला है इसकी भी जरूरत पड़ती है, और ये आपके पास जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है इसकी भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इन दोनों की जरूरत पड़ती है आपको, इसलिए मैंने दोनों को यहां पर कैलकुलेट करके रखा है। इसलिए तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। तो एक की वैल्यू रखते हैं हम, आर की रख लेते हैं, ठीक है। तो आर की वैल्यू रखने पर t इज इक्वल्स टू
2 पाई आर की वैल्यू है एम वी अपॉन क्यू बी, और पहले से एक भी नीचे रखा हुआ है, तो आपके पास ये v से v कैंसिल हो जाएगा और t इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी। देखो एक बात बता देता हूं, ये आपके पास इसका इतना शानदार तरीके से फॉर्मूला आ गया। एक बात यह है कि इस फॉर्मूले को, डेरिवेशन को पूछते कैसे हैं? इसको पूछा जाता है, इसको पूछा जाता है शो, देखो एक तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है, कैलकुलेट द, फाइंड आउट या डेराइव द रिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। एक तो ऐसे डायरेक्ट हो गया। दूसरा पूछा जाएगा शो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज, टाइम पीरियड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स स्पीड और वेलोसिटी। तो इंडिपेंडेंट ऑटोमेटिकली है, क्योंकि देयर इज नो टर्म ऑफ वेलोसिटी। यहां पर इस टाइम पीरियड की टर्म में कोई भी चीज वेलोसिटी की है क्या? टाइम पीरियड कितना है? टी इज इक्वल्स टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, यही तो है ना? तो आप यहां पे लिखोगे कि v की कोई भी टर्म है क्या? नो टर्म ऑफ v, हेंस t इज इंडिपेंडेंट ऑफ v। t टाइम पीरियड v पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। और यहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हो नाउ, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होती है न्यू 1/t। अब देखो फ्रीक्वेंसी को कई लोग एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड तरीके से हम इसको न्यू ले लेते हैं। हमारे पास यहां पे न्यू ही काम आ रहा है हर जगह, इसलिए तो न्यू इक्वल्स टू 1 टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड की वैल्यू पता ही है आपको क्या है? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? न्यू इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन, नॉट 2 पाई, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। यह आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। अब फ्रीक्वेंसी के बाद में एक चीज और पूछी जा सकती है, क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, ट्वाइस पाई न्यू जाती है ओमेगा, तो ट्वाइस पाई न्यू अगर हो जाती है तो न्यू की वैल्यू रख दो यहां पे फिर से, तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन ट्वाइस पाई एम इंटू ये ट्वाइस पाई यहां पे, तो ट्वाइस पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास यहां पर ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? ओमेगा की वैल्यू आ गई क्यू बी अपॉन एम। ये आपके पास यहां पर इसकी वी, ओमेगा फ्रीक्वेंसी हो गया। हो गया कि नहीं? बिल्कुल हो गया। फिर हमें चाहिए इसकी, मैंने क्या बोला, इसकी काइनेटिक एनर्जी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको पता है काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2 एम एज इट इज V। मैंने बोला था ना काम आएगा, तो V का मैंने पहले से कैलकुलेट करके एडवांस में करके रखा है। अब बोलोगे सर आपको तो याद है, हमें कैसे पता चलेगा? मैं कह रहा हूं आपको सिर्फ कैलकुलेट करके रख लो, 2 से 3 बार रिवीजन करोगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा क्यों रखना है। ठीक है, तो एक बार तो पहले दिन आप भगवान भरोसे रहोगे कि चलो करके रख लेते हैं, देखी जाएगी। देखिए जब 2 से 3 बार रिवीजन करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है। ओके, तो 2 पाई और v की वैल्यू कितनी है? क्यू बी आर अपॉन एम, क्यू बी आर अपॉन एम। तो आप लिखोगे क्यू बी आर अपॉन एम का होल स्क्वायर।
तो आपके पास ये बचेगा m की एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट, तो आप लिखोगे क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, ये हो गया। और ये आपके पास इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये तो हो गई, लेकिन एक चीज मेरे अटक रही है यहां पे दिमाग में, क्या कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये तो इनिशियल स्टेज में जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उतनी ही लास्ट में है, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हो कि मोशन मतलब कि वेलोसिटी एंड फोर्स मतलब कि एफ दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब मोशन एंड फोर्स परपेंडिकुलर जब होता है तो वहां पर अगर आप पावर कैलकुलेट करोगे तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है पता है क्या? पावर का फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी। आप बोलोगे कहां से आया? कुछ लोगों की दिक्कत आ सकती है। तो आपको पता है W वर्क इज इक्वल्स टू होता है एफ डॉट एस, ये तो पता है ना। वर्क में टाइम से डिवाइड कर दो, इधर भी टाइम से, तो ये P हो जाता है और ये एफ डॉट वी हो जाता है। तो ये एफ वी कॉस थीटा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो यहां पे तो V और F में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो पावर कितनी हो गई यहां पे? 0 हो गई, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि यहां पर जो आपके पास पावर है ना या एनर्जी कंजम्पशन है वो कितना है? 0 है। मींस नो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे कोई भी नेट वर्क नहीं करेगा, कोई वर्क डन नहीं होगा बाय द चार्ज पार्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल। इसलिए वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा और वहां पर कोई भी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है ना, मोशन करता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहती है लगातार। लेकिन अगर वही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मोशन करेगा तो वो सर्कुलर मोशन करेगा, फोर्स की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। तो नो नेट वर्क डन विल बी देयर, या नो नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी देयर, ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। और ये दोनों ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए इनको ध्यान रखना। ओके, तो ये आपकी बात है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। ये आप ध्यान रखना। और ये जो है अपना, ये आपको एक ऐसे मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका दिस इज अबाउट मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन एंगल इज 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री से मूव कर रहा है ना उस कंडीशन में। लेकिन हमारे पास यहां पर एक और केस आता है कि जब ये 90 डिग्री नहीं होता है एंगल, अदर देन 90, 60, 30, 15, 10, 80, 75 डिग्री, कुछ भी हो सकता है अदर देन 90। तो उस कंडीशन का जो हमारा डेरिवेशन है वहां पे सिर्फ एक चीज कैलकुलेट करनी होगी, वो हम अभी देखते हैं इसके बाद में। तो यहां पर हमारे पास सेकंड केस है, केस 2, इफ एंगल इज नॉट 90 डिग्री अदर देन 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। हमारा ये जो केस है 90 डिग्री नहीं है, अदर देन 90 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड बना लेता हूं, क्योंकि वहां पर मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड हमें परपेंडिकुलर चाहिए था, तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने इनवर्ट डायरेक्शन में बनाया था। यहां पे हम इनवर्ट डायरेक्शन में नहीं बनाएंगे, यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही बनाएंगे, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। उसका कारण यह है कि यहां पर हमारी एक्सप्लेनेशन इसी के अकॉर्डिंग निकल कर आएगी, इसलिए। ठीक है, ये आपकी हमें एक्स एक्सिस ले लेता हूं और यहां पर ये एक्स एक्सिस कंसिडर कर ली, और यहां पर फिर मैं एक कर लेता हूं कंसिडर, ये वाई एक्सिस हो गई आपकी। ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, और इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करेंगे, वो भी इसी डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास कोई एक ऐसा चार्ज पार्टिकल है
जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी से, इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल को मैंने इस कलर से दिखा दिया, ठीक है। अब यहां पे देखो, इस चार्ज पार्टिकल के लिए दो अलग अलग कंपोनेंट बनेंगे, क्योंकि ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन तो आपके पास ये है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये आपके पास क्या है, इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ दिस क्यू चार्ज पार्टिकल, ये पॉइंट O है, ठीक है। तो यहां पर आप ये देखो कि इस चार्ज पार्टिकल के दो कंपोनेंट होंगे। पहला कंपोनेंट इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, इसको हम V पैरेलल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर ये एंगल थीटा पर है तो ये कंपोनेंट भी होगा V cos थीटा, V cos थीटा कंपोनेंट हो गया ये, ठीक है। फिर एक कंपोनेंट होगा इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो y डायरेक्शन में होगा, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं V sin थीटा से, ये आपका V sin थीटा हो गया काम। अब यहां पर आपके पास देखो दो कंपोनेंट हो गए, तो मोशन को भी दो तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं मोशन कर देता हूं आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट से, कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण क्या हो रहा था, जो हमने लास्ट में अभी डिस्कशन किया था। यहां पर मोशन हो रही थी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यहां पे मोशन हो रही थी अपने पास परपेंडिकुलर, मतलब सर्कुलर मोशन हो रही थी, ठीक है। तो यहां पर भी इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण फोर्स लगेगा, और मोशन होगी सर्कुलर मोशन इस डायरेक्शन में, सर्कुलर इस तरीके से बनेगा, ठीक है। मैं आपको यहां पर ये दिखा देता हूं, ये जो सर्कल बनेगा ना, इस तरीके से बनेगा ये सर्कल, आपको ये देखो, ठीक है। इस तरीके से सर्कल बनता जाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, ठीक है। फिर हमारे पास इसके आगे क्या होगा, इसने तो फोर्स लगाएगा, सर्कुलर मोशन बनेगा, ठीक है। अब फिर इसके आगे क्या होगा, अपने पास ये एक हॉरिजॉन्टल, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वेलोसिटी का कंपोनेंट हो रहा है, इसके कारण जो फोर्स लगेगा ना, पर इसके कारण फोर्स लगेगा नहीं, ठीक है। तो इसके कारण मोशन पैरेलल मोशन देगा। तो यहां पे क्या होगा, सर्कुलर मोशन भी हो रही है और साथ में ट्रांसलेशन भी हो रही है। तो इस टाइप की जो मोशन होती है वो जस्ट लाइक स्प्रिंग की मोशन होती है। स्प्रिंग के आप एक साइड को यहां पे अपनी पेन की जो रिफिल होती है उसको आप डाल के उसको घुमाओगे तो आपका पेन आगे भी सरकता जाएगा और सर्कुलर मोशन भी होती जाएगी, ऐसे होता है ना। तो वहां पर उस टाइप की मोशन को आप बोलते हो हेलिकल मोशन। इस टाइप की जो आपकी मोशन होगी वो होगी हेलिकल मोशन, और उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे ही, फिर यहां पर जाकर ऐसे ही, फिर यहां पे जाके ऐसे ही। ये जो हेलिक्स जो बन रहे हैं, जो फॉरवर्ड मोशन हो रही है वो पैरेलल कंपोनेंट के कारण, और जो ये मोशन हो रही है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण। तो इस तरीके से यहां पर आपको टोटल काम करना है। अब हम इसकी टाइम पीरियड और वो कैलकुलेट करके बताता हूं। टाइम पीरियड मतलब सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन किसके कारण हो रही है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण। तो यहां पर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कैसे आती है, वो कि एक वेलोसिटी तो आपके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, एक पैरेलल है, और सर्कुलर मोशन किसके कारण होगी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण। तो यहां पर आपको जो आप रेडियस जो होगी, रेडियस क्या था आपका, एम वी अपॉन क्यू बी, ये था ना। यहां पे आप लास्ट में देख लो, एम वी अपॉन क्यू बी, ये परपेंडिकुलर है इसलिए। तो यहां पर एम वी, वी कौन सा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वी कौन सा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, ठीक है। और हम यहां पर अगर इसकी वैल्यू रख देते हैं तो हमारे पास ये बन के आएगा एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ये आपके पास रेडियस की वैल्यू आ गई। ये आपसे पूछेगा नहीं कोई, ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि इस तरीके से काम होगा, ठीक है। फिर हमारे पास यहां पे आ जाता है टाइम पीरियड, तो वो आता है डिस्टेंस 2 पाई आर अपॉन स्पीड। स्पीड कौन सी, फिर से परपेंडिकुलर, मतलब 2 पाई आर, आर की वैल्यू तो ऊपर से रखो आप यहां से, और ये वैल्यू कितनी आएगी, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, और इधर v परपेंडिकुलर कितना आएगा,
v साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा से कैंसिल, v से v कैंसिल, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो टाइम पीरियड है ना, इसका जो टाइम पीरियड है वो सेम वही आया है जो पहले आया था। तो टाइम पीरियड में, फ्रीक्वेंसी में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में, इन सब में कोई चेंज नहीं है। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है। काइनेटिक एनर्जी, जो इसकी स्पीड यहां पर है वो काइनेटिक एनर्जी की हो जाएगी, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा कि स्पीड के लिए आपका परपेंडिकुलर और ये कंपाउंड की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसका जो मैग्नीट्यूड होगा v का वो काम आएगा, तो वहां पर भी काम हो जाएगा आपका। आपको सिर्फ अब चेंज करना है यहां पर एक चीज, जो इसकी फॉरवर्ड मोशन हो रही है। तो यहां पर देखो एक सर्कुलर, जैसे यहां पर ये एक इसने, यहां पर एक हम पॉइंट ए मान लेते हैं, तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब करेगा, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में ये फिर यहां बी तक पहुंच जाएगा। और ये जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अंदर जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है ना, इसको बोला जाता है पिच। इसको पिच बोला जाता है। इस पिच को हमें फाइंड आउट करना है, इस पिच का हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो पिच का जो फॉर्मूला वो क्या होगा, पिच की कोई डेफिनेशन पूछे तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इन वन रिवॉल्यूशन, ओके, व्हेन इट मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सी बात है। तो पिच इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, परपेंडिक जो पैरेलल स्पीड है ना, वो पैरेलल स्पीड यानी पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड, इनटू टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड तो आपके पास आ गया, और पैरेलल कंपोनेंट v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो आपके पास जो पिच की वैल्यू आ गई, इसको p से ही रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, p इज इक्वल्स टू 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू बी। ये आपके पास यहां पर पिच की वैल्यू आ गई। इस तरीके से आप यहां पर इसको पूरा अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। किसका काम कर सकते हो, इसका। ठीक है, तो आप ये अच्छे तरीके से ध्यान में लाओ और इसको बहुत बढ़िया तरीके से आप काम में लो। आपके बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा, बहुत बढ़िया से आपका इसका काम होगा। तो इस तरीके से हम यहां पर इसको काम करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके, अब हम बात करते हैं इसके जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये पूरा हो गया इसका। इसमें केवल पिच की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, वो आपकी आ गई। टाइम पीरियड हमारे पास यहां से आ गया। अब हमें आगे का टॉपिक करना है, आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का जो टॉपिक होगा नेक्स्ट, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक साथ जब होते हैं तो उसकी मोशन कैसी होती है, और उसका भी हमें यहां पर एक स्पेशल टाइप कंसिडर करना है। उस इस कंडीशन को हम बोलेंगे वेलोसिटी सेलेक्टर। अब सेलेक्टर कौन होता है, आपने इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्टर्स का नाम सुना होगा। सेलेक्टर कौन होता है भाई, जो अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जो उस उनकी कंडीशंस के अंदर जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनको तो वो पास कर देते हैं, टीम बना देते हैं 14 की 15 की, और बाकी के जो रिमेनिंग है उनको वो साइड कर देते हैं। सिंपल वही बात यहां पर है कि हमें डिजायर्ड वेलोसिटी के जो पार्टिकल्स है उनको ये सेलेक्ट कर देगा, उनको ये हमें दे देगा, और जो रिमेनिंग जो पार्टिकल है उनको ये अवॉइड कर देगा, साइड में कर देगा। ठीक है, टू आइडेंटिफाई या टू सेलेक्ट चार्ज पार्टिकल्स ऑफ पर्टिकुलर या डिजायर्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो सेलेक्ट चार्ज पार्टिकल ऑफ डिजायर्ड वेलोसिटी। तो इस टाइप के जो चार्ज पार्टिकल है, जो पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए आपको, उसको वेलोसिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम वेलोसिटी सेलेक्टर का काम करते हैं। और ये कहां पर चाहिए, जैसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था, वहां पर हमें फिक्स काइनेटिक एनर्जी के अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया था।
तो वहां पर आपको फिक्स काइनेटिक एनर्जी का मतलब फिक्स वेलोसिटी, तो उसको वो सेलेक्ट करके आगे जाने देगा और बाकी को वो इधर उधर रोक देगा। तो उस कंडीशन में तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक अरेंजमेंट लेते हैं। अरेंजमेंट इस तरीके का लेते कंसिडर कर लेते हैं हम, ये आपके पास एक ऊपर की प्लेट है और ये आपके पास एक नीचे प्लेट है, ठीक है। और यहां पर इन दोनों के बीच में आपने क्या किया है, एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है। ये आपने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड आपने लगा दिया, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आपके पास कोई भी एक ये चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ है, इनसाइड है। क्यू चार्ज पार्टिकल इसके अंदर जब एंटर करेगा तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा, थीटा 90 है। तो यहां पर एफ एम मैग्नेटिक फोर्स होगा क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू 90, तो एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि इसके ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये एफ एम अलोंग द वाई एक्सिस इस डायरेक्शन में हो गया, ओके। तो इसमें से बैलेंस करने के लिए हमें फोर्स, क्योंकि हम क्या करें, अगर मान लो सारे इधर चिपक जाएंगे, इधर चले जाएंगे, तो सेलेक्ट कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगाएं कि इस फोर्स को बैलेंस कर सके। तो बैलेंस करने के लिए आपको पता चल गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, कि बैलेंस करने के लिए हमने इस अरेंजमेंट में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। ऊपर इस ऊपर वाली प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, नीचे वाली प्लेट को हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया। इससे क्या हुआ कि आपके पास यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो कौन सी डायरेक्शन में हो गया, वो इस डायरेक्शन में हो गया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में आ गया, ऊपर से नीचे की तरफ। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो भी एफ ई नीचे की तरफ लगेगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा एफ इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, इक्वेशन नंबर 2। और बैलेंस कंडीशन में देखो, एफ एम ऊपर लग रहा है, एफ ई नीचे लग रहा है। इसको सीधा जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर दिस पार्टिकल वांट्स टू गो इन स्ट्रेट डायरेक्शन और वही सेलेक्टेड होगा, तो आपको पता है एफ फॉर वेलोसिटी सेलेक्टर, एफ एम इज इक्वल्स टू एफ ई, दोनों को आपने इक्वल कर दिया। और एफ एम कितना है, क्यू वी बी, ई कितना है, क्यू ई, ये दोनों फोर्स हो गए, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, v इज इक्वल्स टू ई अपॉन बी। ये आपके पास कंडीशन आ गई फॉर वेलोसिटी सेलेक्टर, ये आपके वेलोसिटी सेलेक्टर की कंडीशन आ गई। इस तरह अब इस वेलोसिटी के जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे ना, इस वेलोसिटी के, अब आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो इस चार्ज पार्टिकल, इस वेलोसिटी को जो चार्ज पार्टिकल होंगे वो तो चलेंगे स्ट्रेट। इससे अगर कम वेलोसिटी है तो मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिव हो जाएगा। वो कहां चले जाएंगे, वो चले जाएंगे आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके। इफ वेलोसिटी इज लेस देन दिस वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा हो गई
तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम लगेगा, तो फिर वहां पर वो चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में चले जाएंगे और जो सेलेक्टेड वेलोसिटी ना वो इधर जाएंगे केवल। तो दिस इज हाउ वी कैन एनालाइज या वी कैन फाइंड आउट द particles of fixed particular desired velocity और this arrangement is known as a velocity selector। और ये अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है इसका, ठीक है। तो ये आपका वेलोसिटी सेलेक्टर हो गया। अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारा, वो है बायो-सावर्ट्स लॉ। बायो-सावर्ट्स लॉ को यूज करके हम अलग अलग अरेंजमेंट्स का या अलग अलग किसी भी करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में बहुत इजी एक डेरिवेशन है, उसको हम करेंगे और उसके ही हम दो अलग अलग पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहां पर देखते हैं बायो-सावर्ट्स लॉ। बायो-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है, मैं फिर से बता देता हूं। टू इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग पीस ऑफ वायर, ठीक है। पीस ऑफ करंट कैरिंग वायर कैसे भी यूज कर सकते हो, इस तरीके से हम इस बायो-सावर्ट्स लॉ को यूज करते हैं। तो सपोज ये अपने पास एक कोई भी करंट कैरिंग वायर है और इसके थ्रू यहां पर कोई करंट फ्लो हो रही है विच इज आई। तो अगर एक पार्ट में करंट फ्लो हो रही है तो पूरे पार्ट में करंट फ्लो हो रही होगी और किसी सर्किट से कनेक्टेड होगा, ऐसा तो है नहीं कि हवा में होगा, बिल्कुल ध्यान रखना। बाकी सारी चीजें ऑलरेडी यहां पर है। अब कोई बोलेगा करंट कैसे फ्लो होगी सर, ये तो हवा में, नहीं, करंट फ्लो होने की कंडीशन है यहां पे, बैटरी कनेक्टेड है यहां पे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमने दे रखा है, तो करंट फ्लो हो रही है, ओके। तो ये बात है। फिर इसका एक कोई बहुत छोटा सा पार्ट है, ये हमने इसका इस चार्ज पार्टिकल का कोई बहुत ही छोटा सा एक लाइन सेगमेंट हमने यहां पर कंसिडर कर लिया, जिसकी लेंथ है dl और इसके थ्रू करंट कितनी होगी, सेम करंट होगी एक वायर में। यहां पर भी करंट की वैल्यू आई ही होनी है, जैसा कि इस यहां पे बताया हुआ है। फिर आपको पता है कि यहां से किसी r वेक्टर पोजीशन पे एक कोई पॉइंट है P, एक कोई पॉइंट है P, यहां पर इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक नहीं मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये R वेक्टर इस लेंथ के साथ या इस करंट कैरिंग वायर के साथ थीटा एंगल बना रहा है। और ये वेक्टर कौन सा है, ये वेक्टर है हमारे पास R पोजीशन वेक्टर है। तो R पोजीशन वेक्टर है, तो इस पोजीशन वेक्टर R का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो कितना है, R ही है। इसका मैग्नीट्यूड R ही है, ध्यान रखना इस बात का। ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ये अपने पास करंट I हो गई और ये इसकी लेंथ dl हो गई, ठीक है। तो अब ये बायो-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है, बायो-सावर्ट्स लॉ आपका ये कह रहा है कि दिस मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू वायर सेगमेंट dl, इस dl के कारण वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस P पॉइंट पे, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा dB इज प्रोपोर्शनल टू, देखो स्मॉल सेगमेंट है ना, तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा, dB इज प्रोपोर्शनल टू करंट I एंड this dB is proportional to length of this wire segment dl and this dB is proportional to 1 upon r स्क्वायर, जो इसकी डिस्टेंस का स्क्वायर है उसके। तो तीन चीजें तो यहां पर फिजिकली प्रेजेंट है, करंट I, dl एंड r स्क्वायर। अब यहां पर इसका ये जो एंगल है ना, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आप ये कह सकते हो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा या साइन ऑफ थीटा
साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस करंट एंड पोजीशन वेक्टर आर। और इन चारों को आप जब कंबाइन करोगे, जब इस यहां पर इसको हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये बन के आएगा dv इज प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और आपको पता है जहां पर भी हमारे पास कोई प्रोपोर्शनल साइन होता है तो हम यहां पर एक कांस्टेंट लगा देते हैं। तो ये dv इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये पूरा एक कांस्टेंट होगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, इंटू I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका स्केलर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ है। ये आपका बायो-सावर्ट्स लॉ का स्केलर फॉर्म है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ये बायो-सावर्ट्स लॉ का। अगर हम यहां पर इसकी वेक्टर फॉर्म की अगर बात करें तो इसकी वेक्टर फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। और वेक्टर फॉर्म के लिए आप क्या करोगे, वेक्टर फॉर्म तो dv इज ए वेक्टर, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये इसके ऊपर वेक्टर आ जाएगा और इधर से म्यू क्रॉस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट एज इट इज, करंट आई स्केलर क्वांटिटी एज इट इज। यहां पर अब ये dl क्रॉस r आ जाएगा। r पोजीशन वेक्टर है और dl इसकी लाइन सेगमेंट की लेंथ है, ठीक है। अपॉन अब r पहले स्क्वायर था ना नीचे, ऊपर r नहीं था डिनोमिनेटर में। अब यहां पर एक r आपने यहां पर लिया है तो इसका मैग्नीट्यूड भी काम करेगा। तो यहां पर हम एक नीचे r क्यूब कर देंगे। तो ये आपके पास यहां पर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया ड्यू टू दिस लाइन सेगमेंट। और ये आपको वेक्टर फॉर्म में आपने बता दिया कि वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ। इतना सही है आपका। अब वेक्टर फॉर्म से आपको एक पता और चल जाएगा कि वेक्टर फॉर्म को यूज करके आप इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हो यहां पर। और वेक्टर फॉर्म के क्योंकि सामने आपके सामने क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट का राइट हैंड थंब रूल फर्स्ट वेक्टर से जो कि dl है, सेकंड वेक्टर जो कि r है, यहां पर आप फिंगर्स को रोटेट करोगे तो थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल सी बात है। और यहां पर अगर आप पाम से भी यूज कर सकते हो कि जो लाइन ज्वाइनिंग जो वेक्टर है dl, इस करंट की डायरेक्शन से वेक्टर तक आप फिंगर्स को रोटेट करो, इसको फैलाओ अपने पाम को, तो जो पाम जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो ये भी कर सकते हो, लेकिन राइट हैंड थंब रूल इज अ गुड टू कैलकुलेट दिस डायरेक्शन। अब यहां पर अब राइट हैंड थंब रूल ऐसे भी है जो कि हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए पढ़ा है केवल, कि जो थंब है स्ट्रेट वायर अगर है तो थंब की डायरेक्शन में आप करंट को कर लोगे और फिंगर्स विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे फिंगर्स क्या इनसाइड जा रही है ना, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। और अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट से निकालोगे तो भी अंदर की तरफ, क्योंकि फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर, तो ये इनसाइड हो गया, तो वहां पर ये इनसाइड होगा। और इधर अगर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगा। इस पॉइंट पे होगा तो मेरी तरफ होगा, पीछे वाले पॉइंट की तरफ होगा तो ऐसे ये फिंगर रोटेट होगी उस तरफ चली जाएगी तो दूसरी तरफ होगा। तो इस तरीके से आप यहां पर बायो-सावर्ट्स लॉ को कंसीडर कर सकते हो। ये वेक्टर फॉर्म है। अब इसको यूज करके हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। तो इसके लिए देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप है ना, ये आपको दो अलग अलग पॉइंट्स के लिए होता है, ठीक है। पहला हमारा यहां पे जो पॉइंट होगा वो होगा एट एक्सिस या एट एक्सियल पॉइंट। तो दूसरा इक्विटोरियल पॉइंट नहीं होगा, पहला एक्सिस होगा और दूसरा इट्स सेंटर। तो वहां पे एक डेरिवेशन में दोनों काम हो जाएंगे अपने, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसके एक्सिस पर बात करते हैं, करंट कैरिंग लूप की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर देखो, सबसे पहले इस करंट कैरिंग लूप के लिए हम लूप बना लेते हैं, और जो लूप बनेगा अपना वो इस तरीके का बनेगा। ये आपका एक कोई भी करंट कैरिंग लूप हो गया। और इसके बाद
ये जो हमारे पास करंट कैरिंग लूप बना है, इसमें इसके सेंटर से यहां से एक हमने ये एक्सिस कंसिडर कर लिया, ये हो गई हमारे पास एक्स एक्सिस मान लो आप इसको। और हम इसको एक्स एक्सिस क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें यहां पर रेफरेंस के लिए थोड़ा सा काम अच्छे से आसान हो जाए, ठीक है। और हमें यहां पर वाई एक्सिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक्सिस इस सर्कल की एक्सिस है। सर्कुलर जो लूप है ना, ये इस तरीके का सर्कल है। ये आपको मैंने क्या है थोड़ा सा ये सर्कल तो इसी तरीके का है, लेकिन ये थोड़ा मैंने इस तरीके से बनाया यहां पे, ठीक है, इस तरीके से बनाया है। इस वजह से ये आपको थोड़ा इलिप्टिकल शेप में दिखाई दे रहा है। ओके, और मैं अगर दिखाऊं तो मेरे पास ये थोड़ा जुगाड़ पड़ा था यहां पे। तो ये अगर आपको सामने से ऐसे सर्कल दिखेगा, अगर इस तरीके से दिखाऊं मैं, तो ये देखो इस तरीके से ये बना हुआ सर्कल है। ओके, ये सामने से ऐसे और इस तरीके से बना हुआ, ये थोड़ा पूरा नहीं है, बस इतना से ध्यान रखना, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो यहां पर मैंने इसको सर्कल को बना दिया। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए पहले हम इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं कि डायरेक्शन क्या आती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो डायरेक्शन के लिए देखो, सबसे पहले यहां पर एक हमने छोटा सा लाइन सेगमेंट, एक छोटा सा इसका जो सरकमफ्रेंस है, इसका हमने छोटा सा पार्ट कंसिडर किया यहां पे। और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो हमें इस पॉइंट P पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। इस P को याद रखना, क्योंकि ये बीच में मिट सकता है, खत्म हो सकता है, या बीच में कहीं झुलस सकता है, तो इसलिए, ठीक है। तो यहां से हमें इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इस लाइन सेगमेंट डीएल से और यहां पे जो करंट फ्लो हो रही है, वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, कि यहां पर इधर से बाहर आ रही है करंट और इधर से अंदर जा रही है, फिर इधर से बाहर आ रही है, फिर अंदर जा रही है, इस तरीके से करंट है, ठीक है। हम अभी पहले एक सिंगल करंट के लिए बात कर लेते हैं कि ये लाइन सेगमेंट है, ये आपके पास करंट है और ये पूरी करंट फ्लो हो रही है। हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस लाइन सेगमेंट के कारण इस जगह पे। ये जो लाइन है, इसको दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर हो गया, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला ये वेक्टर हो गया। जो हम वेक्टर आर ले रहे थे ना, वो ये आर हो गया, तो आर डिस्टेंस भी आ गई इसकी। और इस सर्कुलर लूप की जो रेडियस है वो ये हो गई हमारे पास, ये इस सर्कुलर लूप की रेडियस है। इस अलग अलग कलर में देखो, ठीक है ना, ये इसकी रेडियस, और रेडियस इसकी हमने कंसिडर कर सकते हैं हम इसको आर से कंसिडर कर लो। इसकी रेडियस को ए से भी कंसिडर करते हैं और आर से भी कंसिडर करते हैं, तो हमने कैपिटल आर कंसिडर कर लिया, जो हमारा काम हो जाएगा। और हमें जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ये जो पॉइंट P है ना, इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है x, ये यहां से x डिस्टेंस पर है इसके सेंटर O से। तो अब सारा कुछ आपके सामने आ गया कि हमारे पास ये लूप है, इस लूप से के सेंटर O से एक एक्सिस पास हो रही है, उस एक्सिस के पॉइंट P जो कि डिस्टेंस x पर है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इस P का इस dl के साथ जो पोजीशन वेक्टर है वो है अपने पास ये r, जो यहां से ये पोजीशन और इसकी ये डिस्टेंस भी यही हो गई। और इस करंट कैरिंग लूप की, जो कि कोयल भी बोल सकते हो आप इसको, ये इसकी रेडियस आपके साथ कैपिटल R हो गई। अब हमें यहां पर इसके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो पहले कंप्लीट लूप के कारण फाइंड आउट करने से पहले हम यहां पर छोटा सा जो लाइन सेगमेंट है डीएल, इसके कारण फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके कारण जब हम फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले इसकी डायरेक्शन का काम करना है। तो अब यहां पर इस डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, डीएल के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। देखो ये आपको इस तरीके से कंसिडर करना है, जैसे ये आपका अपना एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, इसको सर्कुलर मान के चलो, ये वाला पार्ट रहने दो। ये सर्कुलर लूप है और इसके अंदर यहां पर इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, ये आपके सामने करंट फ्लो हो रही है यहां पे। और मैंने इस ये छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लिया, ये वाला, ठीक है। और ये जो अपने पास वेक्टर है ना, वेक्टर है वो ये हो गया, ये देखो कितना सारा जुगाड़ किया है? ये वेक्टर हो गया आपके पास, ये इसका वेक्टर है। और
अब इन दोनों के बीच में जो थीटा है ना, जो हम मैग्नेटिक फील्ड बायो सावर्ट्स लॉ में कर रहे हैं, तो बायो सावर्ट्स लॉ क्या कह रहा है, बायो सावर्ट्स लॉ क्या कह रहा है कि इसके कारण जो वहां पे डीबी होगा, दैट डीबी विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या, ये वाले डिस्टेंस, थीटा कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है। थीटा यहां पे देखो जो बनेगा ना, वो मैं आपको बता देता हूं कि भाई ये आपके पास लूप है, करंट कैरिंग लूप है ये, ठीक है। इस लूप के कारण ऊपर का जो लाइन सेगमेंट है उसका ये आपके पास क्या बना, पोजीशन वेक्टर बना। तो इस लाइन सेगमेंट डीएल, डीएल और आर के बीच का एंगल चाहिए आपको। तो डीएल कौन सा है, डीएल अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको, तो डीएल मतलब ये इस सर्कल का डीएल, ये वाला, और ये इसका पोजीशन वेक्टर है। तो ये वाला जो एंगल है ना इन दोनों के बीच में, ये वाला एंगल आपके पास यहां पर, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल काम करेगा, ये आप इस तरीके से देख सकते हो। तो ये वाला एंगल थीटा है, और इस डीएल में, इस डीएल में और इस आर में कितना एंगल होगा, इसकी टेंजेंट में और इसमें एंगल होगा, वही होगा, और वो एंगल होगा यहां पे कितना, 90 डिग्री। ये जो थीटा है ना, ये यहां पे बन गया आपके पास 90, और आपको पता है साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 90 की वैल्यू 1। तो आपके पास dB की जो वैल्यू है वो आ गई म्यू नॉट आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, कि आर कौन सा, ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मैं इस आर की वैल्यू लिख देता हूं, या आर कितना होगा, देखो ये आर कितना होगा, ये बहुत काम की चीज है। ये आर होगा यहां पे, ये एक्स हो गया, ये आर हो गया, ये इन दोनों का ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई। तो आप लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये यहां पे आर की वैल्यू हो गई। तो अब यहां पर आर की वैल्यू भी लिख सकते हो कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर, तो ये आपके पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 4 पाई एज इट इज। इस तरीके से आपने एक स्मॉल सेगमेंट के कारण यहां पे जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो लिख दिया, लेकिन इस डीबी की डायरेक्शन किधर होगी वो बतानी जरूरी है, जो कि बच्चे गलती करते हैं बहुत सारे। ये जो डायरेक्शन होगी ना, ये डायरेक्शन होगी इसके अलोंग, इस वाला जो आपका वेक्टर है जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ऐसे ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। कैसे, मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर आपके पास जो करंट फ्लो हो रही थी ना, वो तो इस सरकमफ्रेंस के अलोंग हो रही थी, तो सरकमफ्रेंस के अलोंग, और ये जो है ये इंक्लाइंड है, तो आप इसको इधर करोगे, इसके साथ में करोगे, है ना। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या, थंब की तरफ ही तो आएगा, मेरा राइट हैंड थंब रूल बताया था आपको। एक तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड वाले के अकॉर्डिंग बताऊं, तो थंब के अलोंग आप करंट को यूज करोगे, सर्कुलर, इसके एक छोटा सा सेगमेंट तो स्ट्रेट करंट होगा, तो आपने ऐसे यूज किया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या इस फिंगर्स के अलोंग ऐसे आएगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से आया आपके पास, तो यहां पर आपको आर स्क्वायर आ गया, ये इस डायरेक्शन में आ गया कौन, डीबी। जो डीबी है इसका ये इस डायरेक्शन में हो गया ड्यू टू दिस डीएल। अगर मैं इसको 1 करता हूं तो ये डीबी 1 हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब डायरेक्शन के लिए मुझे आपको एक इसका ऑपोजिट कंपोनेंट और देखना पड़ेगा, ये डीएल 2 और देखना पड़ेगा मेरे, और इसका जो लाइन ज्वाइनिंग है, वो लाइन ज्वाइनिंग क्या है, वो है यहां पर ये वाला वेक्टर है, ये इसका वेक्टर तो ज्वाइनिंग वाला यही तो आएगा, ठीक है, ये वाला वेक्टर आ गया यहां पे।
और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका इस डायरेक्शन में। वो मैग्नेटिक फील्ड जैसे अब यहां पे जो करंट है ना वो अंदर जा रही है, यहां पे जो करंट है वो जैसे अपने पास अगर लूप है तो यहां से करंट बाहर आएगी तो यहां से अंदर जाएगी, बाहर आएगी तो अंदर जाएगी ये। तो जब अंदर जाएगी तो आपके पास जो थंब के लिए जो रूल है करंट की डायरेक्शन क्या थंब के अलोंग होगी, तो ये अंदर की तरफ होगी। और ये फिंगर्स विल रोटेट योर मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स का रोटेशन आपको मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अब नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ, और सेम इस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो होगा आपका इस डायरेक्शन में। और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी मान लो dB2, सेम मैग्नीट्यूड है इसकी लेंथ और इसकी लेंथ का, ठीक है, करंट दोनों में सेम है तो इसका भी मैग्नीट्यूड तो यही आएगा। लेकिन दोनों अब सेम डायरेक्शन में भी नहीं है, दोनों ऐसे सेम नहीं है, दोनों ऑपोजिट नहीं है, एकदम बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट भी नहीं है। तो यहां पर हम इन दोनों के कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर लेंगे। जो कंपोनेंट्स आएंगे, पहला इसका एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, इस एक्सिस के अलोंग होगा, वो होगा। अब कंपोनेंट तो हमें थीटा चाहिए, थीटा में हम एक बार के लिए ये वाला एंगल मान लेते हैं एंगल फाई, फाई चलेगा थीटा की जगह क्योंकि थीटा वहां पे आ गया इसलिए मैंने ये फाई लिया है। अगर ये फाई होगा तो इसका एक कंपोनेंट तो इसके एक्सिस के अलोंग और एक कंपोनेंट हमारे पास इसके, एक कंपोनेंट एक्सिस के अलोंग इधर और एक कंपोनेंट हमारे पास हमें चाहिए होगा इसके, इसके परपेंडिकुलर इधर, ऐसे चाहिए होगा हमें, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये जो एंगल है फाई, तो ये एंगल के साथ में ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस फाइव, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ये 90 माइनस फाइव, ये वाली लाइन जो ये वाली पोजीशन वेक्टर वाली लाइन है ये, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इस 90 में से 90 माइनस फाइव अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो ये वाला भी कितना बनेगा 5, ठीक है। या फिर इसको एक तरीके से और समझ सकते हो, इन दोनों के बीच में फाई है, इसका परपेंडिकुलर ये और इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर ये। तो भाई दोनों लाइंस में अगर थीटा डिग्री 5 डिग्री का एंगल है तो उनके परपेंडिकुलर में भी 5 का एंगल होगा, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो यहां पे एंगल की तो कहानी आपके पास खत्म, ठीक है। सिमिलरली नीचे वाले जो कंपोनेंट है, नीचे वाले जो मैग्नेटिक फील्ड, इसके भी दो कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे। पहला कंपोनेंट इसके एक्सिस के अलोंग ये, और दूसरा कंपोनेंट नीचे की डायरेक्शन में ये इसके परपेंडिकुलर। और यहां पर भी आपके पास ये एंगल फाई बनेगा तो ये भी फाई बनेगा। तो अब इसका दोनों हम यहां पर इसकी डायरेक्शन के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए देखो हम क्या यहां पर इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये हो जाएगा dB कॉस थीटा, कॉस नहीं होगा, यहां पे क्या होगा dB कॉस, तो होगा ये dB कॉस फाई, और ये होगा dB साइन फाई। और जैसा ये है इसका भी dB कॉस फाई और इसका dB, देखो जितने भी आपने अभी तक कंपोनेंट्स ब्रेक किए ना, सब जगह पर कॉस वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट होता है। इस वाली जगह में, इस अरेंजमेंट में साइन वाला कंपोनेंट, हर जगह साइन वाला कैंसिल आउट होता है, और यहां पे साइन वाला नहीं बल्कि कोस वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट होगा। तो आप ये देख सकते हो dB1 और ये 2 कंसिडर कर लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। dB1 कॉस फाई एंड dB2 कॉस फाई ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो ऑपोजिट तो ये क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब केवल यही नहीं, जितने भी मैं इसका डायमीटर है
तो डायमीटर के अलोंग जितने भी ऑपोजिट कंपोनेंट्स होंगे सारे मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को खत्म कर देंगे, एक दूसरे को ऑपोजिट कर देंगे। कौन सा? वर्टिकल कंपोनेंट वाला। लेकिन जो इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे वो सारे एक दूसरे के साथ ऐड होकर आपको मैग्नेटिक फील्ड की नेट वैल्यू देंगे। तो यहां पर हम अब सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की नेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो हम यहां पर अभी जस्ट कर लेते हैं। फिर से बता देता हूं, जो डायमीटर के अलोंग जो ऑपोजिट जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, कि भी अब आपने एक ये कर लिया, एक ये, फिर इसके बाद ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया, वो हो गया, इधर वाला हो गया, इधर वाला हो गया, इधर वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऐसे जितने भी होंगे सारे एक दूसरे को क्या कर देंगे? वर्टिकल कंपोनेंट्स तो एक दूसरे का कैंसिल आउट कर देंगे, जो कि डीबी कॉस फाई, और जो साइन फाई वाले जो है वो सारे ऐड होकर आपको रिजल्टेंट देंगे। तो अब आपको क्या करना है, जो डीबी होगा ये वाला, इन दोनों को हम यूज कर लेते हैं। तो डीबी, इसको आपको लिखना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको आप डीबी डैश कर लो और ये हो जाएगा डीबी साइन फाई। और डीबी साइन फाई, डीबी की वैल्यू कितनी है? ये रही, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर साइन फाई आ गया। ये आपको यहां पे रखना है। अब साइन फाई आप इस डायग्राम से वैल्यू रख दो। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से रख दो आप। तो ये आपके सामने यहां पर dB इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन फाई का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पे परपेंडिकुलर तो बनेगा ये, और हाइपोटेनस बनेगा ये। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपके सामने? आर हो गया, और हाइपोटेनस हो गया आपका एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब पावर 1/2, और पावर 1/2 मिलकर क्या हो जाती है? 1.5। तो 1.5 हो जाएगी 3/2। तो आपके पास यहां पर dB इज इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट आई डी एल इंटू आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इस तरीके से। और ये जो आपके पास पावर आई है 3/2, ये इसका 1.5 को मिलकर आई है, 1.5, ठीक है, 3/2 डेढ़। अब इसका इंटीग्रेशन करना है केवल, क्योंकि ये आपका डीएल की कारण आ गया। मैग्नेटिक फील्ड नेट का कितना होगा? जो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। अब आपको यहां पर जितने भी डीएल है, छोटे 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 छोटे, यहां पे जितने भी डीएल है सबको आप ऐड कर दो। और ऐड करने का मतलब है आप वहां पर इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन कर दो, सिंपल। इसको याद रखना, लिख लो। मैं नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं इसको, मुझे शायद याद होगा, देखते हैं। तो dB डैश इज इक्वल्स टू, ये सब में dB डैश होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम यहां पे dB डैश लेके चल रहे हैं। dB डैश इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया। फिर इसके बाद है हमारे पास यहां पर इसका इंटीग्रेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप, इतने दिन सेगमेंट के साथ चल रहा था, अब हम लूप के साथ चल रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dB डैश, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई डी एल आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। dl केवल अकेला है, l की और कोई टर्म नहीं है, तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा। बाकी सब कुछ एज ए कांस्टेंट काम आएगा। तो म्यू नॉट आई
ये आर स्क्वायर थोड़ी था, ऊपर ऊपर आर स्क्वायर नहीं था ना, ऊपर नहीं था आर स्क्वायर। ये जो है ना, ये ऊपर आर स्क्वायर नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये ऊपर आर स्क्वायर नहीं है। यस, आई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन डीएल, इंटीग्रेशन डीएल, इंटीग्रेशन डीएल। और इधर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये सब कुछ तो एज इट इज रख देंगे, म्यू नॉट आई आर 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 बी। और ये जो डीएल है ना, इसका इंटीग्रेशन होगा। डीएल का इंटीग्रेशन का मतलब जितना भी ये लूप है, इसका हर जो डीएल 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 सेगमेंट है, सबको ऐड कर दो। और सबको ऐड करने पर इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, ऐसे। और अब आप यहां पर 2 पाई आर जो आया है, इसके साथ आप क्या कर दो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर। 4 पाई से 2 पाई यहां पे कटेगा, तो यहां पे 2 बचेगा, और ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके कारण आपके यहां पे एक अकेला जो लूप है, जिसका एक वन सिंगल टर्न के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो गया यहां पे। ये आपके कारण यहां पे क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद इसके आगे की। ये किसके कारण, एक सिंगल वन सिंगल टर्न के कारण, अकेला एक सिंगल टर्न का लूप है, इतने में आपका मैग्नेटिक फील्ड ये। फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स, बार बार जो कोयल बनेगी अगर, टर्न्स कोयल, तो यहां पे B इज इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू नॉट, करंट की जगह अब N इंटू करंट, एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया। ये भी आपके लिए ये सब इंपॉर्टेंट ही अब, ठीक है। फिर अब हमारे पास सेकंड केस बनता है इसका। सेकंड केस बनता है एट सेंटर ऑफ लूप। सेंटर ऑफ लूप के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। ये जो x है ना, यहां पे ये पावर रह गई है, देखो ये जो x है ना, x इक्वल्स टू 0, क्योंकि सेंटर कहां होगा, जब ये x यहां से उठ के इसके सेंटर पे यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो सेंटर पे आपके पास क्या आ गया, x इक्वल्स टू 0। यहां पे x इक्वल्स टू 0 रखने पर b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एन म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर एक्स 0 हो गया, आर स्क्वायर बाद 3/2। तो यहां से क्या आ गया, पावर ये से ये कैंसिल आउट, 3 से 2 वाली कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके फाइनल ये आंसर बचेगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। और अगर सिंगल टर्न की बात करो तो ये एन हट जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू है सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट इट्स एक्सिस। एक्सिस वाली जो वैल्यू है वो ये पूरा डेरिवेशन है। थोड़ा भी अगर दिक्कत होती है, आप डेरिवेशन दोबारा देख सकते हो, दोबारा वीडियो को देखो, आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। फिर ये वाली आपके सामने होगी इसका पूरा डेरिवेशन। और हमारे पास यहां पर लास्ट में आके हमने सिर्फ एक काम किया, एट द सेंटर ऑफ द लूप। सेंटर के लिए आप डायरेक्ट यहां पर x की वैल्यू 0 रखो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब डेरिवेशन जो है सेंटर के लिए अलग भी होता है, अलग भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा एक ये तो करना ही है, ये तो हमारे सिलेबस में ही है, तो हम अलग से क्यों करें, इसी में काम हो जाए ना।
एक बार बड़ा करना पड़ेगा, केवल लिखना पड़ेगा, लेकिन हमारा काम बहुत इजीली हो जाएगा यहां पे। इसलिए तो इस तरीके से हमारे पास आज के जो 4 टॉपिक थे हमारे, जैसे कि बायो-सावर्ट लॉ एंड करंट कैरिंग लूप, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंट्ज फोर्स एंड वेलोसिटी सिलेक्टर, 5 टॉपिक थे। 5 टॉपिक ने बहुत अच्छे से किए हैं। इसमें भी अगर कोई आपको डाउट लगे आप पूछना, आप कमेंट करके पूछना, कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपके डाउट सोल्व करूं, या कोई अलग से वीडियो बनाकर मैं सोल्व कर सकता हूं। तो तब तक के लिए आप इसको देखें बहुत अच्छे से, और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप नए हैं। और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बहुत कॉन्सेप्ट के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आगे हम और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह होती है उसकी बात भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।